हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मार्क। जिस वैकेंसी का, जिस चीज़ का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी आ चुकी है। एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने बड़ा धमाके के साथ नोटिफिकेशन निकाला है। कुछ मेजर चेंजेस इसमें किए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी वो इस नोटिफिकेशन के बाद पूरी तरीके से चेंज होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत मेजर चेंजेस उन्होंने किए हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया। अब जो आपको पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका होगा वो भी अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें मेजर चेंजेस किए हुए हैं जो आपको सुशील सर बताएंगे। हेलो एवरीवन। सो गाइस देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसा आपको काफ़ी दिनों से इंतजार था कि एसएससी जेई के नोटिफिकेशन को लेके, तो एसएससी जेई ने अपना नोटिफिकेशन एकदम एग्जैक्ट टाइम, जो टाइम उन्होंने पहले से मेंशन कर रखा था 26 जुलाई, उसी दिन उन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे चेंजेज है अपने इनके प्रीवियस एग्जाम, जो इसके पहले एसएससी ने एग्जाम्स ले रखा है जेई का, उससे बहुत ज़्यादा चेंजेज यहाँ पे है। तो स्टूडेंट का बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आने वाले हैं, तो आज हम उसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन का, तो सबसे पहले अगर हम डेट की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम सबसे पहले डेट की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है आपके लिए, वो ये है कि इसका अप्लीकेशन फॉर्म, जो डेट फिल करने का डेट है, यहाँ पे फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो आपका क्या है 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई यानी कि कल से फॉर्म फिलिंग करने का डेट स्टार्ट हो चुका है। कल से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और ये डेट जो रहने वाला है आपका, क्या रहने वाला है 16 अगस्त रहने वाला है। ठीक है, तो आपका फॉर्म फिलिंग का डेट स्टार्ट हो चुका है, अब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और इसका जो लास्ट डेट है वो क्या है 16 अगस्त रहने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये तो हो गया कि लास्ट डेट की, जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट आपका कितना है 16 अगस्त है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि सर किसका ये डेट आपको दिया करेक्शन के लिए। ठीक है, अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो एसएससी उसके लिए भी आपको चांस दे रहा है, और ये चांस देने का आपको उसका भी डेट यहाँ पे मेंशन किया। आप 16 को लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, उसके बाद 2 दिन आपको, अगर आपने कोई गलती कर रखी है तो उसके करेक्शन भी आप कर सकते हो। आपके जो करेक्शन का डेट है वो कितना है 18 अगस्त है। अब अगर हम उसके बाद बात करें कि सर यहाँ पे अभी जो एग्जाम डेट है, एग्जाम किस दिन कंडक्ट करवाना है, इसका डेट अभी यहाँ पे नहीं मेंशन है, बट इनके कैलेंडर में, एसएससी जेई के कैलेंडर में एग्जाम डेट मेंशन है। वहाँ पे जो एग्जाम डेट मेंशन है वो कितना है, वो 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर, ये इनके कैलेंडर में मेंशन है। लेकिन अभी यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन, ये आपका जो डेट है वो टेंटेटिव डेट है, इसको एसएससी जेई चेंज भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, लेकिन आपको जो उन्होंने डेट दे रखा है आपको वही डेट लेके चलना और अपनी प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि ये टेंटेटिव डेट है, क्योंकि अभी जैसे नोटिफिकेशन का भी उन्होंने डेट 26 जुलाई दे रखा है और उसी डेट पे निकाला है, तो पूरा चांसेस है कि जो आपके पेपर होने वाले हैं वो 9, 10 और 11 अक्टूबर को ही होंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो आप इसी के हिसाब से आप करोगे। मोटा मोटी अगर हम बात करें, अभी एसएससी जेई अपना सारा काम एकदम टू द पॉइंट कर रहा है, अभी कोई डिले नहीं कर रहा है। अगर आप इनके पिछले एग्जाम 2022 वाले एग्जाम को भी देखोगे, एग्जाम डेट हो चाहे वो रिजल्ट निकालने का डेट हो, ये सारा टाइम टू टाइम इन्होंने एकदम प्रॉपर टाइम पे अपना काम करा है। अब नोटिफिकेशन भी प्रॉपर टाइम 26 जुलाई को मेंशन था, 26 जुलाई को डेट नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे डेट नहीं मेंशन है, अक्टूबर में एग्जाम होना ये मेंशन है, लेकिन इनके कैलेंडर में एग्जाम डेट भी मेंशन है 9, 10 एंड 11 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ हो गया कि आपको फॉर्म फिल करने का डेट क्या है कि 16 अगस्त है लास्ट डेट आपका। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये बात है कि अगर सबसे ज़रूरी बात अगर हम बात करें, ठीक है, तो सर इस बार इन्होंने एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट की क्या डिटेल, इनके थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं, पोस्ट डिटेलिंग देखते हैं कि क्या क्या सा किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट है। ठीक है, और उसका एज लिमिट भी प्रॉपर इस बार मेंशन है। हर डिपार्टमेंट के सामने इस बार एज लिमिट अलग है, और प्रॉपर यहाँ पे वो एज लिमिट आपके पास मेंशन है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें बीआरओ का, सो ऐसे स्टूडेंट जिनको बीआरओ में जॉब करने के लिए बहुत जल्दी उनको बीआरओ में जॉब करना है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे क्या है, देखो इनका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीआरओ के लिए वो क्या रहने वाला, वो ये रहने वाला कि या तो आप डिग्री हो, या तो आपके पास डिग्री होना चाहिए। लेकिन अगर आप डिप्लोमा हो और आप बीआरओ ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपके पास एक और क्राइटेरिया है,
एक तो आप अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ एक और क्राइटेरिया पे मेंशन है कि आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप डिग्री वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगर आप डिग्री वाले हो तब बीआरओ सीधे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर रखे हो, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो और आप अगर बीआरओ में जॉब करना चाह रहे हो तो एक और क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी कुछ स्पेसिफिक फील्ड में। वो स्पेसिफिक फील्ड भी यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग में, एजुकेशन में और मेंटेनेंस में। इन 3 सेक्टर्स में इन्हीं 3 का एक्सपीरियंस आपका कंसीडर करा जाएगा। तो अब बीआरओ के लिए हो गया कि डिग्री हो और डिप्लोमा के साथ एक और क्राइटेरिया एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखोगे तो बीआरओ में सिविल के लिए भी वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए भी वैकेंसी है। यहाँ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं इसमें सर सेंट्रल CPWC, ठीक है। अगर हम बात कर, देखो अगर हम सबसे पहले बीआरओ के बाद एक और बात कर लेते हैं कि सर बीआरओ के बाद हम एक बात कर देते हैं कि सर एक पोस्ट आपके पास है किसका, MES का, ठीक है। एक पोस्ट यहाँ पे मेंशन है MES का। यहाँ पे क्या है कि बीआरओ और MES ये दो ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अलाउड नहीं है। मतलब बीआरओ और MES में यहाँ पे प्रॉपर मेंशन हो गई ये चीज़ कि बीआरओ और MES केवल मेल स्टूडेंट के लिए ही है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे MES की, तो MES में जो एज लिमिट है जो 30 ईयर्स है, ठीक है। वापस से अगर आप डिग्री होल्डर हो, ठीक है, अगर आप डिग्री होल्डर हो तब तो आप MES के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो अगर आप MES ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास एक और क्राइटेरिया है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और किस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए ये भी प्रॉपर मेंशन है। वापस से सेम चीज, प्लानिंग, एजुकेशन और मेंटेनेंस, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सेम बात किसके लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि जितने भी हमारे डिप्लोमा होल्डर भाई हैं उनको अगर ये इसमें जाना चाहिए, अगर MES का फॉर्म, यानी अगर वो कहीं काम कर रहे हैं और तैयारी भी साथ में कर रहे हैं तो उनके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी MES और बीआरओ में वो एक्सपीरियंस लगा के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर फायदा, अगर आप डिप्लोमा हो और डिप्लोमा के बाद आप कहीं पे काम कर रहे हो और आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आपका जेईई का जो बनने का सपना है वो उसको पूरा करना चाह रहे हो, तो आप उस एक्सपीरियंस का फायदा ले सकते हो और उसको कहां लगा सकते हो, आप बीआरओ के पोस्ट में और MES के पोस्ट में आप लगा सकते हो। सर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, आपके पास जो सबसे स्टूडेंट का सबसे प्यारा वैकेंसी है, ड्रीम जॉब है, वो CPWC, ठीक है। अच्छा, CPWC वालों ने एक और काम किया, ठीक है। CPWD ने एक और काम किया सर, उनको भी मौका दिया है जिनका एज 30 साल से ऊपर है। बाकी सारे डिपार्टमेंट में जो एज लिमिट है वो 30 साल है, लेकिन CPWD ने एज लिमिट दिया 32 साल का। 32 साल, अगर आप 32 साल के नहीं हुए हो, 32 साल से नीचे वाले तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो अपर लिमिट है वो कितना है, 32 साल है। बाकी सब में आपके पास 30 साल है। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी जिनका भी एज 30 साल से ज्यादा हो चुका है, और वो इसमें एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस पॉइंट पे है ना, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने डिप्लोमा मेंशन किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा क्वेरी इससे भी रिलेटेड आ रही कि इसको डिग्री वाले फिलअप कर पाएंगे कि नहीं। सर इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर आप बताओ इसको। बिल्कुल सर, सब क्या बात है ना, ये जो डिप्लोमा मेंशन है यहाँ पे ना, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा। अगर आप डिग्री वाले हो तो ये वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। अगर आपके पास डिग्री है तो अच्छी बात है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। सर आप क्यों, अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन तो नहीं लिखा गया है सर, अगर यहाँ पे डिप्लोमा अगर यहाँ पे बीटेक मेंशन होना चाहिए था, क्योंकि नीचे 1-2 पोस्ट में अगर आप 1-2 डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे प्रॉपर मेंशन है, प्रॉपर तरीके से 1-2 डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि जो आप पुराना 2022 का नोटिफिकेशन देखोगे या 2018 का नोटिफिकेशन, उसमें भी यही लिखा था। लेकिन कई हमारे दोस्त भी ऐसे हैं जो CPWD में सेलेक्ट हुए हैं और जो हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं जो सेलेक्ट हुए। तो ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है और इससे घबराने की आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें डिप्लोमा अलाउ है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डिग्री वाले भी इसको फिलअप कर सकते हो, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपके जितने भी ये पोस्ट, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है, इन सारे डिपार्टमेंट में डिग्री वाले अलाउड हैं। और 2 ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें डिप्लोमा अलाउ है, लेकिन साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस जो फील्ड इसमें दे रखा है उसी में होना चाहिए। अब ये हो गया सीट, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास CWC में भी आपके पास वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फिर आपके पास देखो ये सारी वैकेंसी आप एकदम सिंपल देख सकते हो। ये पूरा टेबल आपको मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। सब में वही चीज़ है, सेम चीज़ है,
ठीक है, किसी में बस डिप्लोमा डिफरेंट आपका यही है कि जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए सिर्फ एक आपका क्या था बीआरओ एक और MES एक था। MES, इन इसमें दोनों 2 में साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा होल्डर। बिल्कुल सही बात है। बाकी तो अब अगर हम इसके बाद बात करें सर पैटर्न की बात करते हैं जिसमें बिल्कुल ढेर सारी चेंजेस हुए हैं और ये तो वैकेंसीज है सर। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है टोटल कितने 1300 समथिंग वैकेंसी इस बार है, ठीक है। 1300 समथिंग वैकेंसी यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे टोटल वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे नीचे मेंशन है कितना 1324 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 1324 वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये सारे सबको मिला के सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये तीनों ब्रांच को मिला के टोटल वैकेंसी है। अगर सबका अलग अलग हाँ, मेंशन भी किया हुआ है सर कि इसमें कौन कौन से किस में वैकेंसी। अगर हम बात करें इसमें अगर मोर स्पेसिफिक सिविल की बात करें, ठीक है, सिविल में अगर आप देखोगे ना सर, सिविल में नंबर ऑफ वैकेंसी हमेशा की तरह एज यूजुअल ज्यादा है बाकी ब्रांचों से, ठीक है। सिविल में अगर हम बीआरओ की बात करें, बीआरओ में टोटल वैकेंसी 431, ठीक है, टोटल वैकेंसी है ये। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे मेंशन है कि टोटल जनरल में 175 वैकेंसी है, बाकी बीआरओ में टोटल 431 वैकेंसी होगी। ये सर आप जो मेल कैंडिडेट को मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हालांकि जितने लोग तैयारी करते हैं उनको पहले से भी ये चीजें पता है, तो इसमें भी ये मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वैकेंसी बीआरओ वाली थी ये किसके लिए, ओनली फॉर मेल्स कैंडिडेट, प्रॉपर मेंशन है यहाँ पे ये चीज, ठीक है। अब बाकी बीआरओ वाला ये किसके लिए, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों को मिला के कितना टोटल वैकेंसी है, 55 नंबर ऑफ वैकेंसी है और मैकेनिकल को मिला। बिल्कुल सही बात। अगर आप बात करें हम सीपीडब्ल्यूडी की बात करें तो इसमें सिविल की जो वैकेंसी रहने वाली है वो 421 वैकेंसीज है सिर्फ सिविल के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी रहने वाली है वो 124 वैकेंसी रहने वाली है। तो सिविल वालों के लिए इस बार सीपीडब्ल्यूडी में एक बहुत बड़ा नंबर देख सकते हो। बीआरओ के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी सीपीडब्ल्यूडी में मिल रहा है देखने को, और ये सबकी ड्रीम जॉब है सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है। अगर आप इस बार आसानी से इतना ज़्यादा नंबर वैकेंसी है, आप इस बार आसानी से एक बार जॉब लिया जा सकता है इस बार, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम किसमें, CWC में, सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें सिविल में टोटल नंबर वैकेंसी 188, ठीक है, 188 नंबर ऑफ वैकेंसी है। मैकेनिकल की इसमें वैकेंसी कितनी है, 23 है। 20 मैकेनिकल वालों की तो वैकेंसी कम आती रहती है और इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया है। पिछली बार भी मैकेनिकल में बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं थी। ये तो है ही है कि मैकेनिकल का भी थोड़ा सा बुरा फेस चल रहा है, लेकिन और भी स्टेट के एग्जाम लगे हैं तो वो आप तैयारी करते रहो। आप ये जो आप यहाँ पे तैयारी करो, ये जो जेई एग्जाम्स के, बाकी मैकेनिकल वालों के लिए सर अभी बहुत अपॉर्चुनिटी, उनके लिए आरआरबी जेई की एग्जाम लगा हुआ है। अभी आपके पास में झारखंड में एग्जाम्स है, तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसका एडवांटेज आपको उन एग्जाम से भी मिलेगा। मैकेनिकल के तो खासकर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप अगर जिस स्टेट में अगर आपको अलाउ कर रहा है ना, तो आप उस स्टेट का, क्योंकि टेक्निकल तो सेम आने वाला है, बिल्कुल टेक्निकल में चेंजेस नहीं होते हैं, तो आप टेक्निकल इस हद तक अपनी तैयारी कर लो ना कि आप हर स्टेट के कोई भी जेईएन एग्जाम हो तो आप वहां जाके टेक्निकल में एटलीस्ट क्वालिफाई कर पाओ, ताकि आपका जो नॉन टेक पोर्शन है ना सर, वो आपको सिर्फ लास्ट टाइम में पढ़ना रहे। हाँ, तो देखो मैकेनिकल इस बार तो कम आ रही है, ये तो सबको पता है, ये सबको ही पता है, लेकिन आप उसको इस तरीके से कर सकते हो कि छोटी छोटी वैकेंसी जो 44 हो, 45 हो, 90 हो, इस तरीके की जो वैकेंसी आ रही है उसको आप ऐड ऑन करोगे ना हर स्टेट की। अभी जैसे राजस्थान में सर भी मैकेनिकल की सीट आने वाली है, झारखंड में तो है ही है, उसमें 102 सीट है, तो आप उन सब सीटों को आप नहीं छोड़ सकते हो और आपको वही करना ही पड़ेगा मैकेनिकल के लिए। आपको हर स्टेट वाइज तो एसएससी जेईई में जो CBT 2 है, ठीक है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप किसी एग्जाम के एएन एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हो। ये आपको बेनिफिशियल है, आप ये बेनिफिट वाली बात। ये देखो हर एग्जाम का क्या है अपना सर, हर एग्जाम का एक प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, हर एग्जाम के प्रो एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सीधे बात ले चलते हैं आपको कि एग्जाम का जो स्कीम, ये एग्जाम स्कीम क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसकी बात करते हैं। इस बार का हम एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं, उसकी बात करेंगे कि इस बार एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंजेज है उसमें। सो अब आप यहाँ पे आ जाओ कि आपके पास ये जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बार जो है ना, इस बार एसएससी जेईई ने अपने एग्जाम पैटर्न में 2 बहुत मेजर चेंजेस किए हैं, ठीक है। वो 2 मेजर चेंजेस क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला मेजर चेंज है, अगर हम पेपर 1 की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम पेपर 1 की बात करें, जो कि आपको सबसे मेजर चेंज इसमें क्या मिलता है पेपर 1 में, जो पेपर 1 में जो पहला मेजर चेंज है वो कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग है, इसके पहले जब एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ करता था तो उस टाइम में निगेटिव मार्किंग होता था कितना, 1/4 होता था, -1/4 होता
था, मतलब 0.25 होता था नेगेटिव मार्किंग। अब इस बार जो पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है, 1/3 है, ठीक है। इस बार का नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो ये एक सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है स्टूडेंट के लिए कि इस बार नेगेटिव मार्किंग कितना कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया। अब बाकी चीज अगर आप देखोगे ना, अगर बाकी चीज देखा जाए कि इस बार भी जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग को बोल दो तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है, 50 नंबर का क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे 50 देखने को मिलेंगे। बाकी टेक्निकल में यहाँ पे 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बाकी जो टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे भी टाइमिंग कितने आ रहे हैं, यहाँ पे भी टाइमिंग कितना 2 आवर्स की टाइमिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आवर्स है टाइमिंग। अब जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है वो है CBT 2 में, ठीक है, वो है पेपर 2 में। इसके पहले जो पेपर 2 हुआ करता था वो था डिस्क्रिप्टिव इन नेचर था, ठीक है, कन्वेंशनल पेपर हुआ करता था इसके पहले CBT 2 में। इसके पहले का जो पेपर था वो लिख के आना पड़ता था, कन्वेंशनल पेपर हुआ करता था। बट इस बार जो पेपर 2 है वो भी CBT नेचर में है, वो भी CBT 2 है। इस बार जो पेपर है वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। मतलब क्या, इस बार आपको पेपर 2 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और ये प्योरली टेक्निकल होंगे। आपका जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच है उस रिस्पेक्टिव ब्रांच के आपके टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। मतलब क्या, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। मतलब ये है कि आपका जो पहले क्वेश्चन आता था डिस्क्रिप्टिव जो आता था उसमें भी आपको 6 पार्ट दे देता था और हर एक पार्ट के 30-30 मार्क्स होते थे, 360 का रहता था और आपको 300 का करना रहता था। नंबर वही है 300 का ही है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है और ये ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो सर एक यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट है उनको भी क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा है, ऐसा क्यों किया, उनका ये जो रीजन है वो जरा सा आप बता सको तो ज्यादा, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें लग रहा होगा क्यों हटा दिया गया, तो उस चीज को सर आप थोड़ा सा क्लियर कर पाओ तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि इस बार के जो पेपर में इस बार भी टाइमिंग आपको 2 आवर्स भी मिलने वाला है। पहले भी 2 आवर्स का होता था पेपर 2, इस बार भी टाइम आपको 2 घंटे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर हम यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग की बात करें तो CBT 1 की तरह यहाँ पे भी CBT 2 में भी निगेटिव मार्किंग है और कितने का है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करें कि सर पहले तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, हम क्या करते थे सर, स्टूडेंट क्या करता था ना कि पहले एक बार CBT 1 की तैयारी करता था, पूरा प्रॉपर एग्जाम लिखता था CBT 1 बेस पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट करता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था, फिर एग्जाम जाता था, एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर दिया, उसके बाद CBT 1 एक बार कंप्लीट होता था, फिर वो प्रैक्टिस करता था डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, पेपर 2 के लिए। क्यों? क्योंकि अब उसमें स्टूडेंट क्या करना पड़ता था, पूरा स्टूडेंट को उसमें प्रैक्टिस करने पड़ता था लिखने की। क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, जब आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं ना तो वहाँ पे कन्वेंशनल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ता था लिख के, क्योंकि वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते थे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको कितना लिखना ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर होते थे 2 घंटे के, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस होती थी वो अलग तरीके से चलती थी। अब अगर आपके पास वापिस से CBT 2 है, और इसका रीजन क्या होगा वो अगर बता पाए कि ये रीजन सर बहुत मतलब स्टूडेंट पूछ भी रहे थे कि ये जो इनका ये डिसीजन लेने का ये जो धमाका किए हैं वो क्या रीजन से हो सकता है। देखो सर, सबसे पहले बात यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक रीजन, ऐसा कुछ रीजन मेंशन तो नहीं है, बट एक आइडिया आप ये लगा सकते थे कि सर पहले क्या होता था ना, स्टूडेंट को एक बहुत ऐसे स्टूडेंट, सबसे पहले बात अगर हम करें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, तो एक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आती थी कि सर हम पेपर क्या करें, हम पेपर हिंदी मीडियम में लिख के या पेपर इंग्लिश में लिख के आए। क्योंकि उनको क्या होता था कि सर कभी कभी क्या होता है ना, ये माना जाता है कि जो हिंदी मीडियम में जब कॉपी चेक होती है ना तो वो कॉपी उतने ढंग से शायद लोग बोलते नहीं चेक हो पाती है, कुछ नंबर में भी प्रॉब्लम होती है। प्लस एक और बात, 2 घंटे में उतनी सारी थ्योरीज 2 घंटे में हिंदी में लिख पाना बड़ा मुश्किल होता था, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हिंदी में कंटेंट अवेलेबल भी बहुत कम था। तो एक बात देखो ना सर, आप जब देखोगे कि जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो हिंदी में कंटेंट बहुत कम मिला था। तो एक शुरू से हिंदी मीडियम वालों के साथ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये भी होती थी। अब ये प्रॉब्लम उनका रिजॉल्व हो गया। तो अब ये क्या उनके लिए बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्या? क्योंकि अब सब बराबर हो गए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, और सारे स्टूडेंट एक जगह पे आ गए। और कुछ क्या होता था कि जैसे हर जगह पे अलग अलग एग्जाम होता था, रीजन वाइज डिवाइड करते थे। इलाहाबाद में भी कॉपी चेक होती थी, दिल्ली में भी कॉपी चेक होती थी। तो वहां पे क्या होता था कि कुछ लोगों की कॉपी बहुत अच्छी चेक होती थी, कुछ लोगों के मार्क्स अपने मार्क्स से वो सेटिस्फाई नहीं होते थे। बिल्कुल, अगर ये देखो ना, होता इसी चीज को शायद
बिल्कुल सही हटाने बात के है। लिए कि आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए वो किया कि आपके साथ पार्शियलिटी नहीं हो रही। तो ये मतलब ये था कि हर एग्जामिनर का पेपर चेक करने का माइंडसेट अलग होता था। इससे से क्या होता है, अरे कभी कभी ये भी होता है एक सेम एग्जामिनर का अगले दिन पेपर चेक करने का माइंडसेट अलग हो जाता है, अलग हो जाता तो है। ये सबसे बड़ा इसमें नुकसान किसको होता है, इसमें स्टूडेंट सारा को। नुकसान स्टूडेंट का होता था। तो अब एक प्रॉब्लम ये भी खत्म हो गया कि सर अब अलग अलग एग्जामिनर कॉपी नहीं चेक करेगा। उसके लिए वो आरटीआई लगाते थे, सेटिस्फाई नहीं होते। बिल्कुल तो सही ये बात है। सब जो झाम था पूरा वो हटाने के लिए बिल्कुल हमें लग खत्म। रहा सीबीटी 2 अब लगाया सब गया। खत्म, सब बराबर है। अब सब बराबर। और सर ये बताओ, अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो मान लो, तो सीबीटी 1 से कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं बिल्कुल मिलेगा? फायदा मिलेगा सर। अब आपको प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है सर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का कि आप कितने प्लान तरीके में अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अभी क्या था, आप सीबीटी 1 खत्म करते थे, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी शुरू करते थे, क्योंकि पेपर एकदम अलग होता था, तरीका पूछने का एकदम अलग था। अब आपको ये करना है कि अभी से अगर आप लग ही रहे हो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो क्यों ना हम अभी से इस तरीके से प्लान वे में चले कि आपके सीबीटी 2 की भी तैयारी साथ साथ चलती रहे। कुछ नहीं करना है, आप करोगे भी नहीं तब भी आपकी सीबीटी 2 तैयार हो रहा है ना। बस आप ये आपको देखो। माइंड में अब लेके चलना है कि सर अब कुछ नहीं करना। अब जो अगर एक बार आप थ्योरी रिवाइज कर लियो, आपको उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। बस आप एक काम कर लो कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को प्रॉपर मार्क करके रखो, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं इसलिए आपसे नहीं लग रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं तो अगर वो सीबीटी 1 में नहीं आ रहा है तो पूरा चांस है वो सीबीटी 2 में आपसे पूछ लिया जाए। और सीबीटी 1 से क्या फायदे होने वाले, आप एक देखो, आपको पूरा रिवाइज कर लोगे। बिल्कुल, अब रिवीजन आपको करना ही डिस्क्रिप्टिव करना में है। क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव पेपर में शुरू से फिर शुरू करना पड़ता था, क्योंकि आपको पूरी प्रॉपर तरीके से थ्योरी पढ़नी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है। अगर आप सीबीटी 1 तैयार कर चुके हो तो आपकी बेसिक्स तैयार हो चुके हैं। अब आपको जब आप सीबीटी 1 दे के आओगे, आपको लगेगा कि हमारा सीबीटी 1 अच्छा हुआ है, हम उस पे कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, तो आप सीबीटी 2 में सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, सीधे आप प्रैक्टिस पे जाओगे। तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से सर सीबीटी 2 फायदा ही है। आपको उतनी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सीबीटी 1 से आप वो बेसिक्स तैयार कर पाओगे, और सीबीटी 2 में आपको सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको पता है। तो इसके कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ज्यादा खराब है, कुछ लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है। जो पॉलिटेक्निक के हैं उनके लिए थोड़ा रामबाण है सर, ये रामबाण क्योंकि है, वो थ्योरी में भी लिखने हिंदी प्रॉब्लम लिखते थे होता तो है। उनका पूरा नहीं हो पाता था। हाँ, उनके लिए थोड़ी सी ये डिफिकल्टी हो सकती है कि जो अच्छे क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। तो आप इसको उस तरीके से मत ट्रीट करिए कि क्या चेंजेस हो गया, इस पे ज्यादा ध्यान देने की साइड को देखो ना। हाँ, पॉजिटिव साइड को क्या देखो। पॉजिटिव बात है, आप इस चीज पे फोकस करो ना, क्योंकि आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। नहीं चेंज अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसकी पॉजिटिविटी की तरफ देखें कि और क्या इस पॉजिटिव तरीके बातें से अपनी हैं। प्लानिंग करें कि हमारा सीबीटी 2 भी सीबीटी 1 के साथ एक तरीके से तैयार ही हो रहा है। क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, आप बेसिक क्वेश्चन भी लगाओगे, एक तरीके से सर ये लेवल 1 के क्वेश्चन हो, लेवल 2 हो। बस आप किसी भी एक्सरसाइज जब लगाते हो तो उसमें कुछ लेवल 1 के क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत बेसिक्स होते हैं, और सीबीटी 2 आपका लेवल 2 हो गया। तो आपको इस पे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये चेंजेस क्यों हुई। चेंजेस सुशील सर ने बहुत अच्छे से बताया, हमको भी वो लग ही रहा है कि एकदम जायज बस रीजन है। कुछ नहीं करना, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना के रखो, पूरा पॉइंटेड फॉर्म में लिख के रखो चीजें, जो चीजें आपको अभी टफ लग रहा है उसको वापस रिवाइज करना है। और ये देखना नहीं कि ये तो टफ चीजें हमको छोड़ना है, ऐसा नहीं है। वो टफ है लेकिन हो सकता है वो सीबीटी 1 में ना है, बट सीबीटी 2 में आ सकता है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहो, आप अपनी तैयारी पूरी प्लानिंग से करो और सीबीटी 1 पे फोकस करो। अभी तो फिलहाल आपको सीबीटी 1 निकालना है, तो इस चीज पे फोकस करो। और रीजन सर ने आपको बता ही दिया क्या रीजन हो सकते हैं। बहुत लोग के सर क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेन रीजन तो आपने सर जो बताया यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाकी स्पेसिफिक रीजन देखो किसी को नहीं पता, ठीक है, ये तो उन्हीं को पता है उन्होंने क्यों करा है। क्योंकि आरटीआई बहुत लगती थी ना सर कॉपी चेक करने के लिए। एक और फायदा हो जाएगा यहाँ से सर, अब क्या होगा ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर को चेक करने में बहुत टाइम लगता था, आपके रिजल्ट में बहुत टाइम लगता था। अब पूरी पॉसिबिलिटी है कि अब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत कम टाइम में आपकी कॉपियां चेक होंगी, ठीक है। तो एक प्रॉफिट ही आपके पास, अब देखो तो बहुत सारे प्रॉफिट निकल के आएंगे। डाउट हुआ करता था ना हमारी कॉपी गलत चेक हुई, हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले, अब एकदम क्या मार्क्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, ठीक है। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगा, आप किसी भी रीजन से आप एग्जाम दे रहे होगे। इसका जो सर वो रजिस्ट्रेशन की डेट सर आ गई है, उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसमें सबसे ज्यादा उस बार बहुत लोगों के जो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए थे सर,
ये एक जो मेजर प्रॉब्लम आई थी सर, उसमें चश्मा लगाने की वजह से जो उनकी फोटो को बहुत ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो इस बार भी जो उनका नोटिफिकेशन है, जब आप रजिस्टर करने जाओगे ना, तो वहां पे भी वो एक प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि जो आपकी फोटो होनी चाहिए उसमें मतलब चश्मा, बिना चश्मे लगाए हुए होना चाहिए और कैप भी नहीं लगी होनी चाहिए, प्रॉपर लिखा हुआ है। आप जाके जब देखोगे ना, जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको वहां पे पूरा इंडिकेशन पूरा लिखा हुआ है। तो आप वो गलती मत करना जो पिछले बार लोगों ने किया हुआ है, ये वो गलती आपको करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं करना है कि आप रजिस्ट्रेशन करने में देर कर रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम में थोड़ी सा इनकी साइड लैग करती है बहुत ज्यादा। तो एक और बात है, अगर आप रजिस्ट्रेशन टाइम पे करते हो तो सबसे पहला जो प्रॉफिट होता है वो ये होता है कि आपसे आपका एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जाता है। तो आपसे वहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन डलवाए जाएंगे एसएससी जेईई में। तो अगर आप अपना फॉर्म पहले फिल कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपना जो पहला सेंटर फिल करोगे, जो आपका सबसे नियरेस्ट सेंटर होगा जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, वो सेंटर आपको आसानी से मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप लेट करोगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो पहला सेंटर अप्लाई कर रहे हो वो ना मिले, आपको दूसरा तीसरा चॉइस मिल रहा होगा। तो इसमें डिले क्यों करना? जब हमको फॉर्म फिल करना है तो हम अपना पहला चॉइस लें। तो फॉर्म आप जल्दी से फिल कर लो। दूसरी ये बात देखो, एसएससी जेईई के साथ हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है कि जब आप लास्ट टाइम पे फॉर्म फिल करते हो तो इनके साइड जो लैग करते हैं तो ये एक भी प्रॉब्लम निकल के आती है। तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हमने बता दिया है कि इस बार पेपर पैटर्न में चेंज है। जो मेजर 2 चेंज निकल के आते हैं, पहला चेंज ये है कि निगेटिव मार्किंग का, पहले 1/4 निगेटिव मार्किंग था, अभी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। दूसरा जो मेजर चेंज है वो ये है कि इसके पहले जो पेपर 2 होता था वो कौन सा था? वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता था। और इस बार पेपर 2 की जगह पे आपसे सीबीटी होगा, सीबीटी 2 पूछा जाएगा। उसमें जब आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। जो टेक्निकल का सिलेबस है वो सेम है। अब क्या करा जाएगा? अब आपसे बस क्वेश्चन के लेवल चेंज होगा। क्वेश्चन का लेवल क्यों चेंज होगा? क्योंकि आपको पेपर 1 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, उसके 100 मार्क्स मिल रहे थे। अभी आपको पेपर 2 में 100 क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे? 300 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ से, और यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है। अगर कैलकुलेटर अलाउड है, इसका मतलब पेपर का जो लेवल होगा वो अच्छा देखने को मिलेगा सीबीटी 2 में। आपको अब इसमें लग जाने की जरूरत है, अब देरी नहीं करनी है। सिविल में तो बम्पर वैकेंसी ही बोल सकते हो, हर बार भी आई, हाँ उस बार से कम आई है थोड़ा। नहीं तो अभी ऐसे स्टूडेंट को इसमें भी एक अलग प्रॉफिट है। आप देखो अभी आपके जस्ट 1 साल पहले क्या हुआ, टोटल 1200-1300 लोग निकल चुके हैं। आप उस फेज से देखो ना, इतने लोग निकल चुके हैं। अब आपका नंबर है, अब आप रिजल्ट लेके जाओगे। ये सबसे अच्छी चीज है। और सिविल वालों के लिए तो बम्पर वैकेंसी है ही है। मैकेनिकल वालों की को हताश होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले से भी बता रखा है कि आप इसकी अगर तैयारी करो, आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए मैकेनिकल की। आप टेक्निकल इतना ज्यादा तैयार कर लो कि किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी 40-45, जैसे झारखंड में वैकेंसी है, उसमें जनरल 46 सीट है, तो आपका अगर टेक्निकल पोर्शन स्ट्रांग है, आप टेक्निकल में अगर 100 में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आप उस स्टेट में भी जाके जॉब ले सकते हो। सिर्फ आपको फिर नॉन टेक फोकस करना पड़ेगा। और एसएससी जेईई में भी मैं आपको बता दूं कि अभी जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 में टाइम का खेल अभी भी है और सीबीटी 2 में भी टाइम का खेल है। तो टाइम आपको पेपर जो अटेम्प्ट करना है, इसमें आपको पता है कि जो हमारा सीबीटी 1 होने वाला वो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 50 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। टेक्निकल में आपको पूरा तैयारी करना है। हम लोग भी वहां पे जेईई अभ्यास के नाम से पीवाईक्यू सीरीज ले आ रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उनके सारे पीवाईक्यू, और सिर्फ जेईई एसएससी जेईई के नहीं, जितने भी जेईएन एग्जाम हुए हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी जेईएन एग्जाम हुए, हम उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैकेनिकल में पावर प्लांट का चल रहा है और सिविल में आपका बीएमसी चल रहा है, तो आप उसको भी देखिए। क्योंकि यार जो सीबीटी 1 है, जेईएन में क्वेश्चन कुछ नया नहीं पूछता है। जितने भी आप अगर काफी एग्जाम हो चुके हैं अभी तक, अगर आप पीवाईक्यू लगा लेते हो ना, पीवाईक्यू लगाने से ही आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। और आपको अब बहुत समय नहीं बचा है सर, अक्टूबर आने में अब 2 महीने है, 2 महीने है। तो आप ये बात ध्यान रखना, आपकी तैयारी अब इस तरीके से शुरू करनी पड़ेगी कि आपको सिलेक्शन लेना ही है। टाइम वेस्ट करना नहीं है, छोड़ दो सब 2 महीने के लिए। अब सब कुछ छोड़
के 2 महीने के लिए आप तैयारी पे लग जाओ। इसमें मौका नहीं मिलने वाला, सिविल में तो वैकेंसी है तो उसको आप ग्रैब करो उस चीज को। और आपको अगर रीजनिंग की प्रॉब्लम हो रही, रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 45 से 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस मॉक में भी चैप्टर वाइज आप जाके देखोगे ना, प्रैक्टिस के लिए पहले आप पीवाईक्यू दो। कोई पीवाईक्यू भी एक पीवाईक्यू फ्री दे रखा है प्रैक्टिस मॉक में, सिविल में भी दे रखा है और मैकेनिकल में। जाके आप पीवाईक्यू दो। आप रीजनिंग में देखो आपके कौन से टॉपिक नहीं हो पा रहे, उस टॉपिक को प्रैक्टिस मॉक पे टेस्ट सीरीज के फॉर्म में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखा है आपको। जैसे नंबर सीरीज में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सर, नंबर सीरीज के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो जिस टॉपिक में आपको गड़बड़ लग रहा है उस टॉपिक में आपका फ्री टेस्ट दे रखा है ना, आप जाके अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि वहां पे सर अब अभी मेरी तैयारी ये है। आप उसको 2-3 दिन और प्रैक्टिस करो, फिर जाके टेस्ट दो। वहां पे बहुत ढेर सारे टेस्ट दे रखे हैं फ्री में, तो आप जाके वहां पे जब टेस्ट दोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि हमको हमारी तैयारी कहां पे है। तो आप लग जाओ इस पे। और अपना जो करंट अफेयर है, जीएस का पोर्शन है, वो भी प्रैक्टिस मॉक में दे रखा है। आप जाके वहां के उसकी भी टेस्ट एनालाइज कर सकते हो कि आप कहां पे हो। बाकी जो जेईई अभ्यास सीरीज है, जेईई अभ्यास सीरीज, उसका नाम ही अभ्यास सीरीज हम लोगों ने रखा है। क्यों? क्योंकि जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जेईई के एग्जाम हैं, उन सारे पीवाईक्यू का यहां प्रैक्टिस चल रहा है। और सबसे ज्यादा जैसे मैकेनिकल में अभी सबसे ज्यादा फ्लूइड और पावर प्लांट के क्वेश्चन अब भी वही आएगा, क्योंकि सिलेबस में इस बार भी उन्होंने हीट ट्रांसफर मेंशन नहीं किया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेंशन नहीं किया है, तो उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका सिलेबस पहले था वही सिलेबस है सर, सिविल में भी वही सिलेबस है। अगर आप बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, अब आपके पास 2 महीने बचा है, ठीक है, एकदम क्लियर बात ये समझो कि आपके पास 2 महीने बचे। अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट करके आप पढ़ पाओगे। अब आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस को अब प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको सिंपल काम क्या है कि सबसे पहला काम ये करो, अब पीवाईक्यू सॉल्व करो। आपके एसएससी जेईई का पीवाईक्यू आपको सॉल्व होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और दूसरा जो आपका काम है वो काम है टेस्ट सीरीज देना। आपको टेस्ट सीरीज में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करो, मॉक दें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक, जितने ज़्यादा मॉक आप अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि अब खेल केवल स्पीड का नहीं है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का भी खेल है। क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 की जगह पे 1/3 है, तो अब आप रिस्क नहीं ले सकते हो और आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। हमने देखा कि एग्जाम में क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जब वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सर ये क्वेश्चन तो मेरे को बाहर आता है बट वहाँ पे मेरे से गलत टिक हो गया। तो अब आप ये काम नहीं कर सकते हो। और अगर आप इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा काम ये करना है कि आप मॉक दो। जैसे पेपर आपको एग्जाम में मिलते हैं वैसे पेपर की प्रैक्टिस आप घर से करके जाओ, ताकि आपको वहाँ पे ऐसा लगे, एकदम सिमिलर सा पेपर लगे कि ये मैं डेली ये काम तो मैं डेली ही कर रहा हूँ। आपको कुछ नया नहीं फील होना चाहिए वहाँ पे। जो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस मॉक ने आपको एक मॉक फ्री भी दे रखा है और एक पीवाईक्यू भी फ्री दे रखा है। और टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करोगे ना प्रैक्टिस मॉक की, आप देखोगे ना हर क्वेश्चनों में की पॉइंट दे रखे हैं सर, और वो की पॉइंट्स आपको उस जैसे वो कोई टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड और क्या पूछा जा सकता है हर क्वेश्चन में। प्रैक्टिस मॉक के हर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज में हर क्वेश्चन में आपको की पॉइंट दे रखे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन है, आप जाके फ्री मॉक दे रखा है, आप मॉक टेस्ट वहां से लगा सकते हो और लग जाओ यार। मैकेनिकल वालों में हाँ सीट कम आई है, हर बार भी कम आ रही है, हाँ दिक्कत है, लड़के फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं करना। मैं आपको जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप करो कि जो अदर स्टेट में वैकेंसीज आ रही हैं, जो आने वाली भी है, जैसे राजस्थान में आने वाली, आप एसएससी जेईई में कम सीट है कोई बात नहीं, इस तरीके से आप पढ़ाई करो। मैंने आपको पहले भी बताया, हर क्लास में आप देखोगे जेईई अभ्यास सीरीज में मैंने आपको हर क्लास में बताया, आपका टेक्निकल इस तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए कि 100 में 85 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा आपको, अगर आप मैकेनिकल से हो और आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। और आप कर सकते हो, आप सीधे सीधे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो। और जो हम लोग जेईई अभ्यास सीरीज लगा रहे हैं उनको आप लगाओ, आपको डेफिनेटली मैं आपको बताता हूं 100% गारंटी दे रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको वही मिलेंगे। तो बाकी आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। और आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने आप को एनालाइज करो मॉक टेस्ट के बाद। मॉक टेस्ट करने के बाद लोग एनालाइज नहीं करते, सर हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जब आप उस चीज को एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस समय कहाँ गलती कर रहे हो। और टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम का खेल है। CBT 1
टाइम का खेल है कि आप उतने समय में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। टाइम एक्यूरेसी हमेशा आपको एग्जाम में ये दो चीजें हमेशा। और बाकी अगर सिविल की बात करें, ये सब इस बार ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप जाओ और लग जाओ, और बिल्कुल अभी इस एग्जाम को आप लेके छोड़ो, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और रजिस्ट्रेशन करने में आप अब लेट ना करें क्या, क्योंकि आप करेक्शन की जो डेट रहती है वो 17-18, तो एक बार करेक्शन में डिपेंडेंट ही नहीं आप देख सकते हो कि आप आपने कुछ गलती तो नहीं की वो सर। ये आपके पास टोटल 2 चांस, जो प्रॉब्लम अगर मैं बताऊं, सबसे पहली बात बताऊं, करेक्शन के लिए आपको 2 चांस यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एसएससी आपको 2 मौका देगा। पहले मौके के लिए आपसे 100 रुपये लेगा, और दूसरे मौका जो देगा उसका आपको 500 रुपया लेगा। 2 बार करेक्शन आपको कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। हम ये बोलेंगे अभी फॉर्म शुरू हुआ है, ठीक है, बहुत ध्यान से फॉर्म भरो, कोई गलती का गुंजाइश छोड़ो ही नहीं, ठीक है। अगर उसके बाद भी गलती होता है तो आपको मौका मिलेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये निकल के आती है चश्मे वाले बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जो चश्मे पहन रहे हो, चश्मा पहनते हैं, उनके लिए क्या है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो आप फोटो वहाँ पे अपलोड करोगे वो क्या होना चाहिए, आप चश्मा पहन के नहीं अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे जब आप अपलोड करने जाओगे ना, तो वहाँ पे भी लिखा है पूरा प्रॉपर तरीके से कि आपकी फोटो विदाउट कैप होनी चाहिए, आप कैप नहीं लगा सकते हो, और विदाउट आपका ये विदाउट चश्मे की। और मैं तो ये बोलूंगा कि आपको मैक्सिमम जगह यही ट्राई करना चाहिए कि अगर आप चश्मा पहन रहे हो तो आप विदाउट चश्मा। क्योंकि सर उस बार बहुत लोगों की क्वेरी आई थी कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, हम एग्जाम नहीं दे पाए। तो ये गलती आपसे ना हो, और रजिस्ट्रेशन आपका चालू है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और आप जेईई अभ्यास सीरीज से जुड़ना ना भूलें, और क्योंकि उसमें सारे पीवाईक्यू, चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, दोनों पे चल रहे हैं। और उसका आपको अब क्या पीवाईक्यू हम कराए दे रहे हैं, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। आप टेस्ट दो और एनालाइज करो। और मैंने रीजनिंग के लिए भी आपको बता दिया, प्रैक्टिस मॉक पे जो रीजनिंग का पूरा फ्री दे रखा है, टॉपिक वाइज फ्री दे रखा है। तो आपको जो टॉपिक आपको लगता है कि आप अभी नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, उसको पढ़ के आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ताकि आप रीजनिंग में भी 45 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू, इसके लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।